हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के फिजिक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें चैप्टर नंबर 1 बताया जाएगा। इसका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इनसे संबंधित पहले हमें पता है प्रकाश किसे कहते हैं। इनसे पहले हम किताब से क्या होता है कि हमें चैप्टर के नाम से ही हम कुछ तथ्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें कहता है प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश तो हम कहेंगे प्रकाश की डेफिनेशन क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है तथा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं प्रकाश कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं तथा वह हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, प्रकाश कहलाता है। फिर से डेफिनेशन सुनिए। प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है तथा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं प्रकाश कहलाता है। तो दूसरी हेडिंग दिखाई दे रही है कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में यह है, हम सिर्फ चित्र से आपको समझाएंगे। तो लिखना चाहते हैं तो आप लिख लेना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के चमकदार या पालिश किए हुए तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फिर से सुनिए। किसी माध्यम से चलने वाली वह प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम के चमकदार या पालिश किए हुए तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो परावर्तन से संबंधित इसमें कुछ बिंदु होते हैं, याद करना। इससे होते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु। तो इसमें है कि इसका नियम नंबर एक लिख लेना आप सभी। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम यह है। नियम नंबर सेकंड, आपतन कोण I की जाए, परावर्तन कोण R की जाए आपस में बराबर होती है। आपतन कोण I की जाए, परावर्तन कोण R की जाए आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें अब दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है तो देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम
में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलने वाली वह प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किसी एक माध्यम से चलने वाली वह प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो इसमें क्या है? अविलंब, अविलंब आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, तो इसके शर्तें कुछ हैं। तो पहली शर्त है क्या? शर्त नंबर फर्स्ट। शर्त नंबर फर्स्ट में यह कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण, देखते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, सघन माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, तब अविलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। पहली शर्त यह है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, तो अविलंब से दूर हट जाती है। पहली शर्त यह हुई। अब दूसरी शर्त यह बोलती है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अविलंब है। तो हम चलते हैं चैप्टर वाइज। इसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हो गया, तो इसमें परावर्तन तथा अपवर्तन के अब आते हैं। हमें पता होना चाहिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। हमें शर्तें पता लगी, फिर से एक बार देखिए, रिवाइज कर दे। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलने वाली वह प्रकाश किरण, एक माध्यम से चलने वाली वह प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है या नीचे आ जाती है। इसमें क्या है कि फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलने वाली वह प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो दूसरा है कि इसमें कहते हैं कि उसकी शर्तें होती हैं, दो शर्तें। तो पहली शर्त है सघन। पहली शर्त क्या है? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो दूसरी इसमें शर्त है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। ये यहाँ क्या हो रहा है? अविलंब से दूर जा रही है। ये दो शर्तें थी। अब देखिए इनके नियम कुछ हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम हैं। तो नियम नंबर फर्स्ट, इसमें क्या कहते हैं? आपतित किरण
अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो नियम नंबर 2 क्या कहते हैं कि आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के मान के अनुपात के मान का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी इसका मतलब क्या है, साइन I अपान साइन R इक्वल टू यन, यानी आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। तो हमें पता हो गया प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, इनकी शर्तें, इनके नियम। तो अब आते हैं किसे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। जैसे कांच के खोखला गोला है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग, जैसे इसका एक काट लिया गया एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कैसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, तो ये गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल, नंबर 1 क्या है, अवतल। ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए तल पर पालिश की, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश किया होता है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश किया होता है। अवतल दर्पण में ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश किया होता है तथा धंसा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण से अलग कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए तल पर पालिश किया होता है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए तल पर पालिश किया होता है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण से उत्तल और अवतल दर्पण आप समझ गए। इसमें है कि अब आते हैं उत्तल दर्पण की सहायता से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जिसमें आपको उनकी परिभाषा बताई जाएंगी। अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, या दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं।
दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा। तो पहले हम अपना चित्र बना दें, क्योंकि हम चित्र से ही स्पष्ट करते हैं, जितना जो होता है तो हम चित्र से ही स्पष्ट करते हैं, जितनी परिभाषाएं होती हैं। और अभी तक हम चित्र से ही स्पष्ट किए हैं आपके लिए। तो देखिए, पहला परिभाषा है क्या पहले कि ध्रुव किसे कहते हैं। पहली परिभाषा क्या है, ध्रुव के किसे कहते हैं। दर्पण है, दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव पोल, दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरी परिभाषा फोकस दूरी या फोकस दूरी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली वह प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली वह प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस एफ कहते हैं, जिसे मुख्य फोकस एफ कहते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अब अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष दर्पण ध्रुव एवं फोकस को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव एवं फोकस को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव एवं फोकस को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष से होकर गुजरने वाली वह प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष से गुजरने वाली वह प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस चली जाती है। जहां पर ये रेखा मुख्य अक्ष को काटती है वहां वस्तु उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से सुनिए, मुख्य अक्ष से होकर गुजरने वाली वह प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष से होकर गुजरने वाली वह प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस चली जाती है। ये रेखा मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ये रेखा मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हो गई। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं। जिसमें आप सबको बताया जाएगा इनकी दूरी कैसे नापी जाती है। कहाँ माइनस होता है, कहाँ प्लस होता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप अभी देखते रहिए कहाँ से क्या दूरी होती है, दूरियां होती हैं, उसी नापा जाता है। यहाँ हम बताए थे अभी फोकस दूरी थी, ये वक्रता त्रिज्या थी। जो बाईं ओर होती हैं वस्तुएं, जो बाईं ओर होती हैं वो हमेशा ऋणात्मक होती हैं। दर्पण के बाईं ओर होती हैं, बाईं ओर और वो ऋणात्मक होती है, और दाईं ओर हमेशा धनात्मक होती है। दाईं ओर होती हैं हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक, तो इनसे रिलेटेड यही है कि जैसे प्रकाश एक वस्तु रखी है, मान लीजिए कोई वस्तु है, जहां से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में होकर जाएगी, फिर मुख्य पर आपको प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाएगी।
तो उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा होगा और हमें प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक होगा। वस्तु की दूरी भी हमेशा ऋणात्मक होगी, फोकस दूरी भी हमेशा ऋणात्मक होगी, वक्रता त्रिज्या भी हमेशा ऋणात्मक होगी। वैसे जब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो उल्टा होंगे। इधर देखो, इधर देखिए हमारे प्रतिबिंब बनेगा तो वो धनात्मक होगा। ऐसे होता है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु की दूरी को छोड़कर की दूरी को छोड़कर सारे जो होते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी सारे धनात्मक होते हैं, सिर्फ वस्तु की दूरी को छोड़ करके। तो इनसे रिलेटेड अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण की सहायता से हम बताएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ से वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लिखते हैं अवतल दर्पण की सहायता से, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से दर्पण इसलिए बोल रहे थे दर्पण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो हमारे अवतल दर्पण से पहले ही सीखा जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो अनंत, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु कहाँ हो अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर होगी तब हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनता है। तो हम बना लेते हैं ये अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बना लिए, तो हम देखते हैं मुख्य अक्ष भी बना लिए, ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। आपको हम परिभाषा बताए थे कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव को, मुख्य फोकस या तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसमें हम चेक करते हैं। तो अनंत से चलने वाली वह प्रकाश दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में होकर जाती है। दूसरी है कि अनंत से भी आ रही प्रकाश दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यक्ष से होकर जाती है। जहां पर ये वस्तुएं काटती हैं, दोनों रेखाएं काटती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अनंत पर जब वस्तु रहेगी तो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा मुख्य फोकस में बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। दूसरे है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता, अनंत तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में हो, त्रिज्या के बीच में हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में होगी तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देखते हैं। पहले हम दर्पण बना लेते हैं अपना।
अक्ष बना लिए। वस्तु को अनंत यहाँ है और वक्रता त्रिज्या यहाँ है। वक्रता अनंत तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में वस्तु स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, पहली स्थित मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ये पोल हाई है अपना ध्रुव जिसे कहते हैं। और मुख्य अक्ष से गुजरने वाली वह प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजरने वाली वह प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। जहां पर वस्तु ये दोनों काटती रेखा है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। A डैश B डैश जो कि वस्तु से छोटा और उल्टा वास्तविक बनता है। और ये बात समझिए, अवतल दर्पण में हमेशा एक स्थिति ऐसी है जिस पर कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सारी स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा और बड़ा भी बराबर भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें क्या है कि वस्तु से छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है, ये दो है। और वस्तु हमेशा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। आप देखते हैं अलग है जिसमें है कि वस्तु वक्रता त्रिज्या पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? जब वस्तु वक्रता त्रिज्या वस्तु वक्रता त्रिज्या देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता त्रिज्या। मान लेते हैं वक्रता त्रिज्या यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर हमारा वस्तु स्थित है क्योंकि नियम यही कह रहा है जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर स्थित हो तब वस्तु को हमेशा वक्रता त्रिज्या पर स्थित करा दे। तो नियम क्या कहता है? पहला कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है। और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो थोड़ा आप बनाएंगे तो थोड़ा सही बनेगा, फिर बना देते हैं इसमें कि चित्र थोड़ा मिश्रण थोड़ा जिसमें कि हम तो प्रकाश बना नहीं रहे हैं। जब आप प्रकाश बनाएंगे तो आपका सही से आ जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें चित्र बना लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है और मुख्य फोकस F से होकर जाने वाली प्रकाश दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है और वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक ये प्रतिबिंब बनता है। ये मुख्य फोकस F है, ये पोल P है। ठीक, ऐसे प्रकाश में चली, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे चली, मुख्य इसके समांतर हो गई। ठीक, अगला देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता त्रिज्या तथा फोकस के बीच में हो तो देखते हैं जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में हो, यही तो है। जब वस्तु वक्रता त्रिज्या तथा फोकस के बीच में, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस के बीच में, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या तथा फोकस के बीच में होंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देखते हैं। तो हम फोकस F बना लिए, वक्रता त्रिज्या C बना लिया और फोकस F। तो हमारा पहला है कि इसमें कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता त्रिज्या तथा फोकस के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य
फोकस से होकर जाती हैं, यक्ष से होकर जाती हैं। और दूसरा है क्या, दूसरा क्या है कि वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती हैं। तो इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ काट देते हैं, तो थोड़ा इसको यहाँ कर देंगे, ठीक, तो हमें आसानी होगी, आप बनाएंगे सही बन जाएगा। यहाँ से देखिए परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है, पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। जिनको बढ़ाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो कि वस्तु से बड़ा और वास्तविक और उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा बनता है। आखिरी स्थिति है मेरे, इसमें कहता है कि नहीं, आखिरी स्थिति नहीं है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु मुख्य फोकस पे स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मुख्य फोकस यह पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस यह पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये जो पालिश किया है ये लाल ऑक्साइड का पालिश किया होता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण मुख्य फोकस यह से होकर जाती है और वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यानी ये वस्तु जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा अनंत पर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा अनंत पर बनेगा। आखिरी स्थिति है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच में, ध्रुव के बीच में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो तब क्या होगा देखते हैं। फोकस यहाँ है, ध्रुव पी पोल यहाँ, इसके बीच में वस्तु स्थित होगी तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यही एक स्थिति जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब हम वास्तविक नहीं बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, बहुत ज्यादा बड़ा बनता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश का फोकस से होकर जाती है और वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। इनको मिलाया इनको इधर मिलाने पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, इनको हम परस्पर आगे बढ़ाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा सीधा बनता है और वास्तविक काल्पनिक बनता है, वस्तु से बड़ा काल्पनिक और सीधा बनता है। तो ये सारी स्थितियां हो गई हैं। आखिरी है यूबीएफ में संबंध। तो यदि आप इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।